कर दे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। कल हमारा चर्चा का विषय क्या था? विस्तार, इसका नामकरण, काल निर्धारण। काल निर्धारण ये हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। कई भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका नामकरण, हमने इसका नामकरण जो है अलग अलग किया था, विद्वानों ने अलग अलग बताया था। फिर क्या किया? काल निर्धारण, वो भी समय क्या किया? अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय निर्धारण किया गया। फिर इसके अलावा हमने और क्या किया था कल के क्लास में कि सिंधु घाटी सभ्यता की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित कब हुआ। तो ये सारी की सारी चर्चा हमने कल की क्लास में कर ली। आज का है हमारा आगे का कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी। प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में सबसे पहले हम लेते हैं हड़प्पा को। किसको लेते हैं? हड़प्पा को। अब हड़प्पा है, इस हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन कार्य कब किया गया, किसके द्वारा, नदी कौन सी है जिसके किनारे ये विकसित हुआ, इसे क्या कहा जाता है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हमने पहले क्लास में चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ में खुदाई किए हुए स्थल लगभग कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये स्वतंत्रता से पहले जो खोदे गए, उत्खनन किए गए क्षेत्र है, तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट मोगरी क्षेत्र में स्थित है। माउंट मोगरी क्षेत्र में स्थित है। अब हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा को क्या कहा जाता है? ये यूं कह सकते हैं कि इसका उपनाम क्या है। तो उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको क्या कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार। का प्रवेश द्वार। अब प्रवेश द्वार क्यों कहा गया है? क्यों? हमने पहले चर्चा कर ली, कल की और अभी भी की है कि सबसे पहले सैंधव स्थल में किस स्थल की खुदाई की गई थी? हड़प्पा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन कार्य किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। इसलिए हमने इस हड़प्पा क्षेत्र को क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश स्थल। उसके बाद में इसको क्या कह सकते हैं? सैंधव सभ्यता का तोरण द्वार। सैंधव सभ्यता का तोरण द्वार। तोरण द्वार। इसको और क्या कहा जाता है? इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर। तो हमारे पास इसके उपनामों में क्या गया? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार, सैंधव सभ्यता का तोरण द्वार और अर्ध औद्योगिक नगर। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ भाई? कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई और इसका उत्खनन कार्य कब किया गया? उत्खनन, तो इसका उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। बार बार चर्चा हो रही है कि हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और ये दयाराम साहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। अब हमारे पास सर जॉन मार्शल का नाम आया है भाई, हमने क्या लिखा है? सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या समय दिया गया? सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या समय या क्या काल निर्धारण किया गया था? तो क्या किया गया था?
3250 से 2750 ईसा पूर्व। फिर एक प्रश्न और बनता है यहाँ सर जॉन मार्शल का, भाई काल सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम समय निर्धारण करने वाला व्यक्ति भी कौन था? सर जॉन मार्शल। और सबसे पहले समय निर्धारण कब किया था इन्होंने? 1931 में। तो ये हो गया सर जॉन मार्शल। अब हमें उत्खनन में हड़प्पा से प्राप्त क्या हुआ? क्या प्राप्त हुआ? तो उत्खनन में हमें प्राप्त हुआ है शंख का बेल, शंख का बेल, और कांसे का पैमाना, शंख का बेल, कांसे का पैमाना, लाल पत्थर से निर्मित मानव की मूर्ति, लाल पत्थर से निर्मित मानव की मूर्ति। फिर काले पत्थर, जब लाल पत्थर आएगा तो स्वतः है काला पत्थर भी आ जाएगा। काले पत्थर की नृत्यरत मूर्ति। शंख का बेल, कांसे का पैमाना, लाल पत्थर से निर्मित मानव की मूर्ति, काले पत्थर से मूर्ति, नृत्यरत मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। यहां से R37 कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? तो R37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें HR समाधि भी प्राप्त हुई है। कौन सी समाधि? HR समाधि। भाई R37 कब्रिस्तान मिल रहा है हड़प्पा से और HR समाधि प्राप्त हो रही है। इसके अलावा हमें हड़प्पा से क्या मिला है? इसके अलावा हमें हड़प्पा से 2 पंक्तियों में 6 अन्नागार की प्राप्ति हुई है। क्या प्राप्त हुए हैं? 2 पंक्तियां बनी हुई है और इन पंक्तियों में हमें 6 अन्नागार प्राप्त हुए। कुल कितने हो गए? 12 अन्नागार। तो कुल 12 अन्नागार की प्राप्ति कहां से हुई है? हमें हड़प्पा से हुई है। कितने हैं कुल? 12। संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और कितनी पंक्तियों में है? 2 पंक्तियों में। 2 पंक्तियों में हमें कितने मिले हैं? 6। इस अन्नागार को क्या कहा गया है? व्हीलर के द्वारा, एक विद्वान हमने पहले भी चर्चा की व्हीलर की, तो व्हीलर के द्वारा इस अन्नागार को शस्त्रागार परिसर की संज्ञा दी है। शस्त्रागार परिषद की संज्ञा दी है। इनके अनुसार यहाँ कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र रखने का ये क्या था? कोई स्थान था। इस कारण उन्होंने इस स्थान को क्या नाम दे दिया गया? शस्त्रागार का नाम दे दिया गया। अब और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें दिखाया गया है स्त्री के गर्भ से वृक्ष को निकलते, स्त्री के गर्भ से वृक्ष को निकलते हुए। इस स्थिति को देखते हुए सर जॉन मार्शल ने से पृथ्वी माता की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी? अभी पृथ्वी माता की। हमारे पास 2 चीजें आ गई। भाई अन्नागार को तो व्हीलर ने क्या कहा? शस्त्रागार परिसर। और स्त्री के गर्भ से वृक्ष को निकलते हुए को संज्ञा सर जॉन मार्शल ने क्या दी है? पृथ्वी माता। और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? यहाँ से हमें लेख युक्त मुहरे प्राप्त हुई है या मुद्रा प्राप्त हुई है। जिन
मुद्राओं पर क्या अंकन है? लेख अंकन है। ये मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? ये मुद्रा हमें प्राप्त हो रही है हड़प्पा से। लेकिन जब प्रश्न ये कहा किया जाए कि सर्वाधिक मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है, सर्वाधिक मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक मुद्रा की बात करेंगे तो कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखो यहाँ प्रश्न क्या बन रहा है? पहला प्रश्न बन रहा है कि लेख युक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई? लेख युक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई? तो लेख युक्त मोहरे हमारी कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। सर्वाधिक मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। लेकिन लघु लेख युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? लघु लेख युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो लघु लेख युक्त मुद्रा हमें राखी गढ़ी से प्राप्त हुई, राखी गढ़ी से। तो हमारे पास कितने प्रश्न बन गए भाई? एक ही मुद्रा के नाम से हमारे पास 3 प्रश्न बन गए। लेख युक्त मुद्रा, सर्वाधिक मुद्रा और लघु लेख युक्त मुद्रा, जो कहां से प्राप्त हुई है? राखी गढ़ी। इसके अलावा यहां से हमें 6 लड़ियों का, 6 लड़ियों का सोने का हार मिला है। सोने का हार प्राप्त या हार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 6 लड़ियों का सोने के हार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में। क्योंकि प्रारंभिक स्थलों की बात करें तो प्रारंभिक स्थलों में कौन आ रहा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और हमने क्या कहा कि प्रारंभिक यानी स्वतंत्रता से पहले उत्खनन किए गए क्षेत्र किस में आते हैं? पाकिस्तान में आते हैं। तो मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ, किस क्षेत्र में स्थित है? लरकाना क्षेत्र में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा को कौन सी नदी थी? हड़प्पा रावी नदी। तो वो तो बाएं भाग में है, ये यहाँ है दाएं भाग में। सिंधु नदी के दाएं भाग में स्थित है। अब इसका उत्खनन कार्य कब किया गया? तो 1 साल ही बढ़ाना हमको, और क्या करना, 1 साल जोड़ दो। वो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। एक जोड़ेंगे 22 हो गया। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1922 ईस्वी में। किसने किया? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। उपनाम, जिस प्रकार हड़प्पा के हमने उपनाम किए उसी प्रकार मोहनजोदड़ो के भी उपनाम है। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग, सिंध का बाग, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का, रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का क्या कहा गया है? बगीचा। हमने हड़प्पा को क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेशद्वार या सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार। और क्या कहा? अर्ध औद्योगिक नगर का। और यहाँ क्या है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान और रेगिस्तान का बगीचा। अब इस शब्द की बात करते हैं। क्या लिखा हमने? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, या मुर्दों का भाटा,
मुर्दों का बाटा। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं? प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला। और क्या? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो हमने क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकाला? मुर्दों का टीला, मुर्दों का बाटा, मृतकों का टीला और प्रेतों का टीला। ये शाब्दिक अर्थ किस भाषा में बताया गया है? सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में क्या कहा गया है? मुर्दों का टीला, मुर्दों का बाटा, प्रेतों का टीला और मृतकों का टीला। अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है उस स्थल के बारे में कहा जाता है कि इसका जो विकास क्रम है 7 चरणों में हुआ। इसका जो विकास क्रम है 7 चरणों में हुआ, अर्थात यह स्थल 7 बार बसा और 7 ही बार क्या था? उजड़ा था, यानी समाप्त हुआ। कितने बार बसा भाई? 7 बार बसा और 7 ही बार उजड़ा। मोहनजोदड़ो से हमें उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से हमें उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ? एक चर्चा तो हमने हड़प्पा से भी कर ली थी, अभी की थी ना। हड़प्पा में क्या किया कि हमें सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई है। हमें क्या प्राप्त हुई है? सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई है। ये देखो हमने हड़प्पा में कर लिया, सर्वाधिक मोहरे। इनके अलावा हमें क्या प्राप्त हुआ? इनके अलावा हमें प्राप्त हुआ कांसे की नृत्य रथ मुद्रा, कांसे की नृत्य रथ मूर्ति, कांसे की नृत्य रथ मूर्ति जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो कांसे की नृत्य रथ मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने नटराज शिव की संज्ञा दी है। नटराज शिव कहा है। क्या कहा है इसको? नटराज शिव। कांसे की नृत्य रथ मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने क्या कहा? नटराज शिव कहा। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो में और क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से हमें महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो सैंधव सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, लेकिन साथ साथ में वर्तमान पर भी नजर रखो। साथ साथ में किस पर नजर रखनी है? वर्तमान पर। हमें यहाँ किसके अवशेष मिल रहे हैं? महाविद्यालय के। और वर्तमान में भी हम क्या देख रहे हैं? शिक्षा क्षेत्र में महाविद्यालय को देख रहे हैं। तो हमने ये अवधारणा कहाँ से ले ली? सैंधव सभ्यता से। इसके अलावा हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? वृहत अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार की चर्चा हमने कहाँ की? हड़प्पा में की थी ना अभी। अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ। और हमें अन्नागार कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि हड़प्पा से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है उसको संज्ञा मोंटीमर व्हीलर ने किसकी दी है? शस्त्रागार परिसर की दी है। जबकि इस अन्नागार को व्हीलर के द्वारा संज्ञा नहीं दी गई। तो वहां ध्यान रखना, कहाँ जाना है? जब शस्त्रागार परिसर की बात आएगी तब कहाँ जाओगे? हड़प्पा। तो हमें यहाँ से क्या मिला? वृहत अन्नागार। इसके अलावा हमें यहाँ से मिला है वृहत स्नानागार। क्या मिला? स्नानागार। विद्वानों का अनुमान है कि उस समय सामूहिक रूप से लोगों के द्वारा कोई धार्मिक पर्व पर क्या किया जाता था? स्नान किया जाता है। किस अवसर पर? धार्मिक अवसर पर उनके द्वारा स्नान किया जाता था। ये वृहत स्नानागार जो है, वृहत स्नानागार,
वृहत स्नानागार की तुलना, वृहत स्नानागार की तुलना डी कोसाम्बी ने, डी कोशाम्बी ने पुष्कर, पुष्कर या कमर ताल से की है। डी कोसाम्बी ने इसकी तुलना किससे की है? पुष्कर से की है। इसके अलावा वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक इमारत कहा है, आश्चर्यजनक इमारत कहा है। दो चीजें आ गई हमारे पास। डी कोसाम्बी ने तो इसकी तुलना किससे कर दी? पुष्कर से कर दी। और मार्शल ने क्या कहा? आश्चर्यजनक इमारत। अब यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास दो चीजें बड़ी आ गई। क्या आई? दो चीजें। एक तो वृहत स्नानागार आ गया और एक हमारे पास आ गया बृहत स्नानागार। अब प्रश्न यह है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वृहत अन्नागार, वृहत अन्नागार, वृहत अन्नागार। इसके अलावा हमें यहाँ से पशुपति शिव का अंकन मिलता है, पशुपति शिव का अंकन मिलता है। हमें मोहर प्राप्त हुई है, उसमें एक योगी को दिखाया गया है और उस योगी के चारों तरफ क्या दिखाए गए हैं? जानवर दिखाए गए हैं। और इस आधार पर उसको क्या कहा गया? पशुपति शिव कहा गया। जो हमें कहां से अंकन मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमें मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर पर कुएं के समीप, कुएं के समीप या आसपास, कुएं के आसपास मानव के, कुएं के आसपास मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं या हड्डियां प्राप्त हुई है। देखो यहाँ क्या है? हमें कब्रिस्तान नहीं मिले, हमें क्या मिली है? शव प्राप्त हुए हैं। कहां से? कुएं के समीप हमें मानव के शव की प्राप्ति हुई है। यहाँ से हमें मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस रोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मलेरिया। अब रोग की चर्चा चली है तो हम वापस कहाँ चलते हैं? हड़प्पा में चलते हैं। हड़प्पा में हमें कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। हमें यहाँ जो सब प्राप्त हुए हैं उन सबों से हमें ज्ञात होता है कि वहाँ क्या था? मलेरिया रोग था। लेकिन जब हमें हड़प्पा की बात करते हैं और हमें वहां से क्या प्राप्त हुआ? कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। उस कब्रिस्तान में कब्रों से हमें गठिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए, गठिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए, या यूं कह सकते हैं हड्डी रोग, हड्डी रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से हड़प्पा की यदि हम बात करें तो कौन सा रोग मिल रहा है? गठिया रोग। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिल रहा है? मलेरिया। सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिससे हमें क्या मिलता है? मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला स्थल अपना चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं? याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, चन्हुदड़ो कहाँ है,
इस प्रकार यदि डो शब्द या डोर शब्द जो है वो लगभग कहाँ आता है, पाकिस्तान में आता है। तो डोर खींचनी है, किसकी खींचनी है, पाकिस्तान की खींचनी है। तो डोर कहाँ चले जाएगी, पाकिस्तान में। अब चौहुदड़ो कहाँ आ गया, डो आ गया, डो कहाँ है, पाकिस्तान में। अब इसका उत्खनन कार्य भी कर देते हैं। उत्खनन कार्य कब हुआ, सिंधु सभ्यता का चौहुदड़ो का उत्खनन कार्य कब किया गया, तो इसका उत्खनन कार्य 2 बार किया गया था। 1931 में रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा, रमेश चंद्र मजूमदार, पहली बार रमेश चंद्र मजूमदार, दूसरी बार 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया, अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। अब ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी। उत्खनन कार्य 2 चरणों में हुआ, 1931 में रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ रंजन सलाखा। रंजन सलाखा, रंजन सलाखा क्या है भाई, रंजन सलाखा किसे कहते हैं, रंजन सलाखा हम कहते हैं लिपस्टिक को। इसको ओष्ठ सलाखा भी कहते हैं। होठों को रंगने के जो पदार्थ है उसको क्या कहा गया है, रंजन सलाखा कहा गया है। तो ये हमें कहां से मिला है, चौहुदड़ो। जबकि हमने अभी एक किया था कि प्रसादन मंजूषा किया ना, अभी तो किया है प्रसादन मंजूषा। ये कहां से प्राप्त किया हमने, ये हमने हड़प्पा से प्राप्त किया। और जब लिपस्टिक की बात आएगी तब कहां जाएंगे, चौहुदड़ो। फिर यहां से हमें स्याही की दवात मिली है, स्याही की दवात। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ये स्याही का क्या कर रहे थे, स्याही की दवात, इनको लिखना पढ़ना तो आ ही रहा था भाई, लिखना की क्रिया कर रहे हैं, पढ़ने की भी क्रिया कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमने इनकी लिपि को पढ़ा नहीं, हम इनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए, जबकि इनको तो ज्ञान तो था। तो लिखने के लिए इनको क्या चाहिए थी, स्याही, और उसी के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, चौहुदड़ो से मिले हैं। यहां से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से हमें क्या प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें चौहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है भाई, स्याही की दवात हमने प्राप्त कर ली, रंजन सलाखा प्राप्त कर ली, और बार बार आरपीसी के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न है मन का निर्माण कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कहाँ से है, चौहुदड़ो से। मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना, और यहाँ से खिलौने बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं, खिलौने बनाने के कारखाने, खिलौने बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो हमें चौहुदड़ो से क्या मिल गया, रंजन सलाखा मिल गई, स्याही की दवात मिल गई, मन के बनाने के कारखाने मिल गए, खिलौने बनाने के कारखाने मिल गए, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। अगला स्थल हमारा लोथल। लोथल, लोथल अपना है गुजरात में, नदी इसकी है भोगवा। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे।
इसका उत्खनन कार्य 1957-58 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल कहाँ है? गुजरात में, बोगा नदी के किनारे। उत्खनन 57-58 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। लोथल जो है इससे प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, या इसको क्या कह सकते हैं? बंदरगाह है या जहाज पतन। हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा हमें यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वह है लघु मृण मूर्तियां। लघु मृण मूर्तियां, लघु मृण मूर्तियां। हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का पैमाना। क्या मिला हमें? हाथी दांत का स्केल मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, दिशा सूचक यंत्र की प्राप्ति हुई है, दिशा सूचक यंत्र की प्राप्ति हुई है। बटन के आकार की, बटन के आकार की मुद्रा व बाट दोनों ही प्राप्त हुए। मुद्रा व बाट दोनों कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लोथल से हमें धान तथा बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान तथा बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मोटे मोटे रूप में हम क्या कह सकते हैं? लोथल से हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या मिला है? गोदीवाड़ा या बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर लघु मृण मूर्तियां मिली है, हाथी दांत का स्केल मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, दिशा सूचक यंत्र मिला है, बटन के आकार की मुद्रा मिली है, धान तथा बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से 3 युग्मित समाधान की प्राप्ति हुई है। क्या प्राप्त हुई है? समाधान या शव की प्राप्ति हुई है। 3 युग्मित एक साथ कब्र में हमें 3 शव की प्राप्ति हुई है। इस स्थिति को रंगनाथ राव ने इस स्थिति का अनुमान लगाकर क्या कहा कि संभवतः वहां क्या था? सती प्रथा विद्यमान थी। क्या थी? सती प्रथा विद्यमान थी। जबकि सिंधु सभ्यता को हम चर्चा करते हैं कि सती प्रथा विद्यमान नहीं थी, सती प्रथा तो बाद में आई। सती प्रथा सिंधु सभ्यता में नहीं थी, सती प्रथा तो बाद में धीरे धीरे वो आती गई। और इस प्रकार इन्होंने क्या कहा कि यहाँ सती प्रथा किस आधार पर कि हमें जो 3 शव की प्राप्ति हुई है इनमें 1 पुरुष तथा 2 स्त्रियों की है। इस स्थिति को देखकर रंगनाथ राव ने क्या कहा कि यहाँ सती प्रथा थी।